अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीज़ या शुगर। और इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि इस पर नेक्स्ट वीडियो की जाए। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ पर। और हमारे साथ एक बार फिर योगी सायरा जी हैं हमारे सवालात के जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम योगी सायरा जी। वालेकुम अस्सलाम जीती रहे। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो ये माशाल्लाह। जो आज का टॉपिक है हमारा ज़ियाबतीज़ या शुगर, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। असल में ये बड़े लोग कहते हैं जी हमारी शुगर बढ़ गई है। सो हम्म। वो इसको बिल्कुल मीठे में लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हम तो चीनी भी नहीं खाते थे लेकिन हमें शुगर हो गई है। हम्म। सो सादे अल्फाज में जो आम एक लेमन है तो वो इसको यही कहता है कि मेरी शुगर बढ़ गई है। हम्म। सो वो अलामत बताते हैं कि अच्छा हमारा मुंह खुश्क हो रहा था, हमें 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 प्यास बड़ी लग रही थी, हमें पेशाब बहुत आ रहा था, इस तरह जिस्म में दर्द हो रही थी। सो इसमें टू टाइप्स की हैं, टू टाइप वन डायबिटीज एंड टाइप टू डायबिटीज। सो टाइप वन डायबिटीज कुछ तो बाय बर्थ होती है, छोटेपनी से ही बच्चों को हो जाती है, और कुछ जो है टाइप वन डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज के बाद अब हर एक को अगर ये लॉन्ग टर्म तक चलती है और अगर आप इसको डाइट से और मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन आप इसको बेहतर नहीं करते, इलाज नहीं करते इसको खुद से एक्सरसाइज वगैरह से, तो ये टाइप टू डायबिटीज टाइप वन डायबिटीज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सो इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सो मुख्तसर सा ये है कि हमारा जो पेनक्रियाज है, एक ऑर्गन है, उसमें और भी फंक्शन है, जैसे ग्लूकागोन है और ऐसे उसमें इंसुलिन भी वो सिक्रीट करता है। सो उससे ये हमारा जो जो भी हम खाते हैं खाना, जो कि शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे ब्लड में और कुछ हमारे ग्लाइकोजन की सूरत में मसल्स में और बाकी जो है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन है। तो इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल्स वो बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते पेनक्रियास के, तो इसलिए वो फिर ये हम टाइप टू डायबिटीज कहलाना शुरू कर देते हैं कि इस बंदे को टाइप टू डायबिटीज हो गया, या ये उस तरफ जा रहा है। शुरू में तो हम इसको डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से भी, और अच्छी डाइट खाएं, रिफाइंड ना हो, घर का खाना खाएं। हम ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे पिज्ज़ा है, जैसे बर्गर्स और इस तरह की बिस्किट्स हैं, इस तरह जंक फूड है सारा। तो इस वजह से ज़्यादा ये प्रोसेस्ड फूड है, इस वजह से ज़्यादा ये लोगों को, और इवन के बच्चों में भी ये चीज़ आ रही है। इनएक्टिविटी है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं ज़्यादा, नौकरों को काम छोड़ा होता है, खुद बैठे हुए हैं, रिमोट से टीवी चल रहा है और इस तरह रिमोट से खुद भी चल रहे होते हैं। तो वो सारा जो सिस्टम है उनका फिर मोटापा आ जाता है, वो भी रीज़न है इसका। क्योंकि वो आपका जिस्म में बन तो रही होती है इंसुलिन, पेनक्रियास बना रहा होता है, लेकिन वो इस हद तक नहीं बन रही होती कि आपके इतना ज़्यादा वेट से और इतना ज़्यादा जो आप खा रहे हैं उसको वो बैलेंस कर पाए। इसलिए वो हम उस तरफ जा रहे होते हैं। अगर हम शुरू में ही इसको कंट्रोल कर लें तो ये डाइट से और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से हम इसको बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम अपने ख़वातीन हजरात को अवेयरनेस दे सकें कि आपके ये सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, तो अवेयर हो जाएं और कॉन्शियस हो जाएं कि शायद आपको डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। ये जो डायबिटीज या शुगर के जो नुकसान आते हैं जिस्म पर, या हमारी बॉडी पर, ये थोड़ा बताएं कि ये किस किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी। बहुत जैसे ये शुरू में तो इतना पता नहीं चलता, शुरू में सिम्टम्स ये होते हैं। पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे। जैसे मेरी नानी है या दादी हैं, उनको जब डायबिटीज हुआ तो वो शिकायत करती थी कि मुझे बार बार रात को उठना पड़ता है, मुझे यूरिन आ रहा होता है, या मुझे प्यास बहुत लगती है, मुंह खुश्क होता है, तो बार बार वो पानी पीते हैं। तो घबराहट होती है, जिस्म में दर्द रहती है, और जिस्म में उनको जैसे टांगों में जैसे बेजान सी टांगे हैं, टिंगलिंग है, तनाव है, भारीपन है,
या चिमटियां चल रही हैं, वो कहती थी कि इस तरह है, तो वो कहती थी कि दबाओ, और इस तरह। तो सेंसेशंस कम होना शुरू हो जाती हैं, वो सेंस करने की जो ताकत है वो उनमें कम होना शुरू हो जाती है कि अगर खुदा ना चोट भी लगी तो उनको फील नहीं होगा कि चोट लगी है। तो ये होते हैं उसके सिम्टम्स। सो आपने क्या पूछा था कि हम हमारे ऊपर जो नुकसानात होते हैं इस बीमारी हाँ के। बिल्कुल, तमाम ऑर्गन्स, जिस्म के सारे ही ऑर्गन्स, हमारा लीवर वीक होगा, हमारी किडनीज पे बहुत इफेक्ट आएगा, जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से आता है। इसमें आहिस्ता 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 ये दीमक की तरह शुगर जो है, डायबिटीज जो है, वो हमारे जिस्म को खाना शुरू कर देती है। आपके जो ऑर्गन्स के जो मसल हैं वो लीन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपका जिस्म वीक होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो ब्लड की शरियानें हैं वो आपकी बारीक होना शुरू हो जाती हैं, और जो सेंसरी नर्व्स हैं उनको भी ब्लड पहुंचाने के लिए वो कासिर होती हैं, वो नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए आपको सेंस नहीं हो रहा होता, आपको फीलिंग कम हो जाती है जिस्म में, कहीं कोई चिमटी काट रही है, या आपका जूता लग रहा है तो आपको जख्म हो गया पाँव में, आपको पता ही नहीं कि जख्म हो गया है। ऐसे। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम जब चल रहे होते हैं तो लगता है जैसे ऊपर ऊपर चल रहे हैं, हमारे नीचे नरम नरम सी कोई चीज है। जूता, भले वो जूता पहने चाहे पैदल चलें जूते के बगैर, तो वो लग रहा होता है उनको कि जैसे हम ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ये भी उनको शिकायत होती है इस तरह की। तो जिस्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, वीक होना शुरू हो जाता है। हाँ, आपके बाल भी रफ होना शुरू हो जाएंगे, ब्लर हो जाएगी आई साइट, आपको क्लियर नहीं नजर आएगा। इस तरह की सब चीजें, नुकसान आहिस्ता आहिस्ता दिम्मे की तरह ये खा रही होती है। अगर ये शुरू में ही इसको काबू कर लिया जाए तो ये रिवर्सेबल है, नहीं तो ये फिर आगे आगे चलती चली जाती है, इसको फिर रोकना बहुत मुश्किल है डायबिटीज को। तो ये जो अक्सर प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज हो जाती है, हम्म। वो तो जी जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो तो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में शायद वेट गेन इतना हो जाता है, फिर एक बच्चे के बाद दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरी हो जाती है, आपका वेट लूज होता ही नहीं बिटवीन प्रेगनेंसीज, और वो बढ़ता चला जाता है, और फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है। जो जैसे ही डिलीवरी होती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन उनको बहुत हाई चांस होता है बाद में लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज होने का। तो उन्हें भी अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले ये कि वेट पर ध्यान दें, वेट कम करें। लेकिन इसको थोड़ा सा बताएं कि क्या हम ऐसा करें कि हमारे चांसेस कम हो जाए कि हमें दोबारा, कि हम डायबिटीज हमें हो ही ना, या अगर हो गया है, हमें अलामतें शुरू हो गई हैं, तो हम उसको रिवर्स कर सकें, या अगर हम आगे जा चुके हैं, डायबिटीज हमें हो चुका है, तो हम उसको फिर भी कुछ कंट्रोल कर सकें। क्या ऐसा करें हम? देखिए, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो 10 से 15 केजी वेट तो बढ़ ही जाता है। वो असल में फैट की सूरत में हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि वो माँ को दूध भी पिलाना होता है बच्चे को, तो इस वजह से भी कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये थोड़ा सा वेट जो है वो लेडीज में बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर देसी लेडीज में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। हम्म। तो हाँ। उसमें यही होता है कि वो एक तो ये कि हमारे जहनों में गलत फहमी है कि अच्छा प्रेगनेंसी में आपने लेटना है, बैठना है, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अच्छा आप चले ना, आप ये ना करें, आप रेस्ट लें। तो वो बिल्कुल ही, और वो फिर कुछ लाडले ससुराल वाले होते हैं, वैसे कम ही होते हैं, तो बहुत लाड करते हैं उनको, कहते हैं कि हमारी बहू कोई काम ना करे, बेबी होने वाला, उसकी खिदमत करते हैं। तो वो खिदमत उसके लिए एक अजियत का बाइस बनती है। 10 से 15 किलो वेट तो चढ़ता ही है। जब वो दूध पिलाती है बच्चे को तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो दूध पिलाए तो वो जल्दी उतर जाता है। तो अगर वो दूध नहीं पिलाती तो फिर वो मजीद चढ़ जाता है डिलीवरी के बाद भी। तो अगर वो 9 महीने में, अगर वो जो 3 ट्राइमेस्टर हैं उनमें अलग अलग, 3 ट्राइमेस्टर में योग में अलग अलग एक्सरसाइज हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, तो वो करते रहें तो आपका वेट जो है वो मजीद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आप एक्टिव रहेंगे, आप डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। सो दूसरा, वॉक जरूर करें, स्विमिंग कर सकते हैं उसमें। और कई बच्चे तो पूरे पूरे 9 महीने योगा कर रहे होते हैं। वो सब सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जितना एक्टिव अपने आप को रखेंगे
लेकिन जितना भी ट्विस्ट वाले जो स्ट्रेचेस हैं योग में, तो क्योंकि वो ट्विस्ट होते हैं तो वो पैनक्रियाज और सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी ट्विस्ट होते हैं, तो वो बीटा सेल्स एक्टिव होते हैं। तो उसका भी ये होता है कि स्टिल आप अगर मूव ही नहीं कर रहे अपने जिस्म को, तो वो फिर डल होना शुरू हो जाता है, वहीं पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो एक्टिविटी अच्छी रहे, आपकी बैकबोन की भी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी, आपके इंटेस्टाइन्स की भी। सो वो एक्टिविटी अच्छी रहती है। दूसरा, जब बिल्कुल ही वो प्रेगनेंसी से पहले भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके मसल्स वीक होते हैं और वो लॉर्डोसिस की तरफ, और क्योंकि पेट का झुकाव आगे की तरफ होता है, तो बैक उनकी वीक होती है और बैक मजीद कर्व खा जाती है, जिसकी वजह से उनका चलना मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि जी हमसे तो वो चला ही नहीं जाता, हमसे खड़ा नहीं हो जाता, हम वो क्या करेंगे, या कोई हम फिजिकल एक्टिविटी क्या करेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए, प्लानिंग से चलना चाहिए लाइफ में। आपको प्रेगनेंसी से पहले ही एक्टिविटी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी अगर मदर है तो हेल्दी बच्चा होगा। अगर आप आपके साथ बीमारी चल रही है 9 महीने, और आप पहले भी एक्टिव नहीं थे प्रेगनेंसी से पहले भी, तो आप अपने बच्चे को बाय बर्थ कई बीमारियां दे देंगे। कुछ कुछ माएँ बाय बर्थ डायबिटीज भी दे देती हैं बच्चे को, क्योंकि उनको खुद भी हो जाता है। कोशिश यही करें कि प्लानिंग अच्छी रखें। शादी होती है तो जब तक आपके बच्चे, आपकी फैमिली पूरी नहीं होती, आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, डाइटरी हैबिट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप 9 महीने में भी एक्टिव रहें, आपकी बैक के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि उस पूरे बोझ को, उस बच्चे के जो एक माँ कुर्बानी देती है, उसको 9 महीने अपने कोख में रखती है, तो उसको अच्छे से हेल्दी तरीके से उस 9 महीने को गुजार सके। तो फिर तो आप हर बीमारी से बच सकते हैं। डायबिटीज तो बहुत करीब की बात है। सो आपकी एक्टिविटी अच्छी रहेगी, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। मकसद ये है कि आप वेट अपना बढ़ाएं, तो वेट आपने फैट मैस से नहीं बढ़ाना, आपका वेट बोन्स डेंसिटी से बढ़ना चाहिए, मसल मैस से बढ़ना चाहिए। सो आपका जो वेट है वो बोन डेंसिटी और मसल मैस की जो वेट है उससे बढ़ना चाहिए, ना कि आप फैट मैस से बढ़ाएं। सो ये माइंड में रखें, प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी से पहले भी। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि वेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबकी हाइट डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से सबका वेट भी डिफरेंट होगा। तो कोई एक ऐसा स्केल है जो जिस पर हम अपने आप को चेक कर सकें और वो देख सके कि हम मोटापे की तरफ हैं कि हमारा वेट अपनी हाइट के हिसाब से ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नेट पे देखें तो आपको बीएमआई आप अगर डालें तो उसमें निकल आएगा एक पूरा चार्ट सा। तो उसमें ये होता है कि एक रेंज में है 18.5 से लेके 24.5 तक आपका जो है वो आपके हाइट और वेट में अगर वो आ रहा है रेंज, तो इसका मतलब है कि आप उससे बचे हुए हैं मोटापे से। अगर 25 से अबव जाता है तो फिर आप ओबिसिटी में हैं। और इसी तरह वेस्ट हिप रेशो भी है। अगर आपकी वेस्ट जो है वो हिप से ज़्यादा है, वो पेट बहुत बाहर है और ऊपर से फैला हुआ है, पेयर शेप है, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। जो कि मेल्स में अक्सर अब जो है वो उन्होंने जो पैंट की बेल्ट है वो बहुत नीचे बांधी होती है और वो पेट बाहर निकला होता है, तो उसका मतलब है कि वो मोटापे की तरफ जो है वो जो उनकी पूरा जो पेट बाहर है, तो इसका मतलब है कि वो डायबिटीज की तरफ है। सो इससे पहचाना जा सकता है और इससे जाना जा सकता है। ये एक स्केल है आपका कि आपकी हाइट, आप उसमें एक फॉर्मूला डालेंगे, आप उसमें लिखा होगा बीएमआई में आपके हाइट और आपका वेट, तो उसमें आपको निकल आएगा कि कितना आपका बीएमआई है। वही अगर आप जी गूगल करेंगे तो आपको कैलकुलेटर पूरा खुल जाता है। तो अगर आप जी उसमें अपनी बिल्कुल हाइट और वेट यूनिट्स उसमें चेक कर लें और उसी यूनिट्स में डालें अपनी हाइट और वेट मेजर करके, तो आपको अपना बीएमआई पता लग जाएगा। जैसे योगी सारा जी ने कहा है कि 18.5 से 24.9 तक अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो आप ठीक है, लेकिन 25 से 30 के दरमियान आप ओवरवेट हो जाएंगे और 30 से अबव फिर आप ओबीस हो जाएंगे। तो वो पूरा कैलकुलेटर आपको खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपने अपनी हाइट चेक करनी है, अपना वेट चेक करना है और उसमें एंटर करनी है डिटेल्स, तो आपको अपना बीएमआई निकल आएगा। बिल्कुल। तो आप डाइट का बता रही थी कि डाइट में हम ऐसा क्या करें और बाकी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम
इस ज़ियादती से बचे रहें, या अगर हमें हो गई है तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें? तो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। देखिए, आपने आपने सुना होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के शुगर लेवल, जैसे अब कुछ डाइट ऐसे होते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम दो केले लेते हैं, एक थोड़ा कच्चा केला है और एक थोड़ा पका हुआ केला है, तो कच्चे केले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा बनिस्बत पक्के केले में। तो वो जो जिनको डायबिटीज़ है वो ऐसे फल लें जिसमें मिठास कम हो, जो पका हुआ बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो। तो जैसे हरा एप्पल है वो आप खा सकते हैं, जो अगर मीठे की तरफ है, रेड पूरा पका हुआ है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, वो आपके एकदम से स्पाइक करेगा शुगर, और आपको फिर एकदम से नीचे आएगा आपका शुगर लेवल, और आपको एकदम से फिर भूख लगेगी और फिर आप खाएंगे। सो ये जो स्पाइक आती है उससे बचें, सस्टेन एनर्जी वाले फूड लें, इंस्टेंट एनर्जी वाले फूड ना लें। तो उसमें यही है कि आप जो जिसमें रिफाइंड जो चीज़ें हैं और प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे आपके पिज्ज़ा हैं, बर्गर हैं, सैंडविचेस हैं, जितने भी ब्रेड्स हैं, चाहे वो होल ग्रेन हो, वो बस दिखावे के लिए होती हैं, कलर उन्होंने चेंज किया होता है। आप खुद घर में सारे आटे मिक्स करें और उसकी रोटी आप लें, वो सस्टेन एनर्जी है, आपको देर में डाइजेस्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देगी। आपके ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करेगा और एकदम से नीचे नहीं आएगा, और एकदम से आपको फिर ऐसे लगेगा जैसे कलेजा खाली है और भूख लग रही है और आप दोबारा से खाएंगे। सो उसमें फिर आप जब इंस्टेंट एनर्जी एकदम से लेते हैं तो उसमें आप आपका एकदम से शुगर लेवल ऊपर जाता है और आपको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बनिस्बत ये कि आप सस्टेन एनर्जी लें और वो आहिस्ता से डाइजेस्ट हो, तो आपको दवाई भी का भी इंटेक कम रखना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। सो होल ग्रेन्स हैं, ऐसे स्प्राउट्स हैं, आपके मूंग दाल के स्प्राउट हैं, मेथी दाना उसके स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, जितने भी दालें हैं, काला चना है उसके स्प्राउट्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आप खा सकते हैं दही में उसको रायता बना के, लौकी का इस तरह करके। और ये जो सारे बीन्स हैं वो भी आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके उसको। तो कोशिश ये करें कि जो चोकर वाला आटा है उसका मिक्स आटा यूज़ करें, बजाय ये कि आप वाइट आटा और जो बिल्कुल रिफाइंड है चीज़ें उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उनमें खमीर मिला होता है। जो जो भी जिसमें भी खमीर मिला हुआ है वो खाने जो हैं वो आपके जिस्म को ख़राब करेंगे। वो आम जो नॉर्मल बंदा है उसके भी तो जो डायबिटीज़ वाला है उसको तो मौत की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह की जो खाने हैं वो आपके लिए, पपीता बहुत अच्छा है। इस तरह आप पत्ते की ग्रीन पत्ते की सब्जियां बहुत अच्छी हैं, उसका सैलेड बनाएं, उसमें फ्रूट डालें और वो अच्छे से खाएं, तो आपको सस्टेन एनर्जी देंगे, आपको देर में भूख लगेगी। सो ये खाने अच्छे हैं। एक है कि जी आप कड़वी चीज़ें खाएं और आपका ग्लूकोज नीचे आ जाएगा और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिकली इस ये प्रूवन नहीं है इस तरह कि ये हो सकता है। कुछ लोग वो करेले का पानी बेचारों को पिला रहे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, कड़वी चीज़ें, नीम के पत्तों का जूस और इस तरह के, ये फजूल चीज़ें हैं। तो उस तरह की चीज़ें लें। आप न्यूट्रिशनिस्ट को भी रुजू कर सकते हैं, वो आपकी डाइट को कंट्रोल करने वाली आपको चार्ट बना सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तो यही है कि आप खुद से अवेयर होके खाएं खाना, और उस तरह का खाना जो कि आपके एकदम से हाइपरग्लाइसीमिया में आपको ना लेके जाए, आपका बिल्कुल एकदम से स्पाइक ना करे, बिल्कुल और कंट्रोल ये कर जो पाए एक आप। बात कहते हैं, मुझे भूल गई है, नहीं, जमीन के नीचे उगने वाली चीजें ना खाएं या जमीन के ऊपर जो लगती है वो ना खाएं, कुछ इस तरह से कोई रिलेशन है डायबिटीज के साथ? कुछ तो वो कुछ ये क्या सच हाँ। है, और अगर ये है तो इसको थोड़ा सा प्लीज बताएं। असल में वो जो नीचे उगने वाली चीजें उसमें आलू है, उसमें शकरकंदी है, क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। हम्म। गाजर है वो भी मीठी है, बीट रूट है उसमें भी मिठास है। हम्म। सो इसलिए उसको कहा जाता है। उनमें उनमें बनिस्बत जो दरख्त के ऊपर लटकी हुई सब्जियां उसकी निस्बत उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, उसमें मिठास ज्यादा है, इसलिए उनको कहा गया है कि आप उनसे थोड़ा सा परहेज करें।
सो ये है ठीक चीज है। यानी जमीन से ऊपर माने जो दरख्तों पर लगी हुई ये चीजें वो आप ज्यादा वो खाएं। आप खाएं, और बिल्कुल बिल्कुल खाएं। वो दरख्तों पे तो लटके हुए वो भी हैं, मैंगो पके हुए। उनको तो ध्यान रखें। उसमें तो हाँ। सो वो आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए इन चीज़ों की, आप लें। आप जिंदगी में इन चीज़ों को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन बहुत पका हुआ वो ना लें आम, बहुत बड़ा आम ना लें, छोटा सा आम लें और थोड़ा सा कम पका हुआ आम लें। और अर्ली सुबह लें ताकि सारा दिन में आप उस एनर्जी को यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो आपका इनपुट और आउटपुट जो है वो भी बराबर में बैलेंस में होना चाहिए, ना कि वो कन्वर्ट हो फैट में और वो फिर डिपॉजिट हो और आपके और ऑर्गन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। सो इसको भी देखना चाहिए हमें। जब हो जाता है डायबिटीज तो अक्सर लोगों को कभी जब देर हो जाती है खाना खाए हुए, या शायद इंसुलिन वो ज्यादा ले लेते हैं, या अभी आपसे ही मैं वजूहत तौर पे पूछूंगी, तो ये जो हाइपोग्लाइसीमिया उन्हें होने लगता है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं और दिल डूबने लगता है और उन्हें लगता है कि बस हम बेहोश हो जाएंगे। तो इसका बताएं कि इसका ऐसी हालत हो तो वो उस वक्त क्या करें, और हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं और क्यों हो जाता है। देखिए दो सूरतें हैं, एक हाइपरग्लिसेमिया, हाइपर मींस ज्यादा, हाइपर, और हाइपोग्लिसेमिया के वो कमी की तरफ, मतलब अगर जैसे आपने शुगरी चीजें बहुत खा लिया या आपने खाना खाना बहुत खा लिया, इवन के उसमें मीठा भी नहीं है लेकिन आपने बहुत ज्यादा खा लिया, तो एकदम से आप हाइपरग्लिसेमिया में जाएंगे, आपका एकदम से बढ़ जाएगा ग्लूकोज। और अगर आपने दवाई नहीं ली हुई तो वो इंसुलिन आपके उस शुगर को कंट्रोल नहीं करेगी और वो अपनी अपनी जगह पर जिस्म में डिपॉजिट नहीं करेगी। तो ये हो गया हाइपरग्लिसेमिया। और हाइपोग्लिसेमिया ये है कि अगर आपने, फर्ज करें आपने दवाई खाई है लेकिन आपने खाना नहीं खाया, तो तब भी आप क्योंकि आप में अंदर जो है वो एनर्जी नहीं है और आपने उस एनर्जी को कंट्रोल करने वाली दवाई ले ली है और आपका ग्लूकोज है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, आप अनकॉन्शियस होंगे, आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। आपको लगेगा जैसे आप गनूदगी में चले गए हैं, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। आप में भारीपन आ जाएगा, आप गिरने लगेंगे। तो जरूर कोशिश करें कि ये चीज़ ना आए। आपने दवाई जब लें, जब आपने खाना अभी आधे घंटे बाद खाना हो तब आप दवाई लें। या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, इवन के इंजेक्शन पे हैं या आप दवाइयों पे गोलियों पर हैं, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपने कितनी देर में खाना खाना है, कितनी देर पहले दवाई लेनी है। अगर आपने खाना देर में खाया तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे क्योंकि आपने देर कर दिया खाने में। तो ज़रूर अपने पर्स में जो मेल हजरात हैं अपनी जेब में पैंट की उसमें गोली खजूर या चॉकलेट वगैरह ज़रूर रखें, ताकि आपके जो इर्द गिर्द के साथी हैं वो जब आपको देखें कि आप अनकॉन्शियस हो रहे हैं तो आपके मुंह में गोली या चॉकलेट रखें ताकि आप एकदम से ज़िंदगी की तरफ वापस आए। तो ये बड़ा डेंजरस होता है, लोग इसमें मौत की तरफ भी चले जाते हैं अगर कोई पास ना हो तो इसी तरह हाइपर ग्लाइसीमिया जिसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया और उससे पहले आपने दवाई खाई नहीं थी या इंजेक्शन नहीं लिया था, तो आपका एकदम से पीक पर जाएगा, तो हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। उसमें आपके, अगर आप करीब जाए ना उन पेशेंट के, तो आपको लगेगा जैसे कोई मीठी चीज़ की स्मेल आ रही है आपके मुंह की तरफ। तो उसमें उनको वो सिम्टम्स हैं उनके, जो कलर है उसका होठों का वो भी डार्क फील होगा आपको। तो वो इस तरह करके वो थरथराहट सी होगी चेहरे पे, तो इस तरह करके उनके सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें उनको एकदम से इंसुलिन देनी चाहिए, इंजेक्शन है या दवाई है जो भी जिस पर भी वो है चल रहे हैं, तो उनको वो देना चाहिए। इसका हाइपो हो या हाइपर हो दोनों में ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हाइपर में ज़्यादा रखना चाहिए। कभी वो चल रहे हो या गैदरिंग है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा और वो गिर गए या सडन डेथ हो जाती है, ऐसे बहुत लोगों की हुई है।
तो हाँ इसका जी, ख्याल करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक इमरजेंसी भी हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया, जब कभी लोग जो बिल्कुल। अपनी दवाइयाँ नहीं लेते टाइम पर, ना करना शुरू हो जाते हैं, या उन्हें होता है कि दवाइयाँ नहीं मैंने लेनी, जब एडवांस हम्म आपका डायबिटीज हो जाता है उस वक्त। और जो डायबिटीज टाइप 1 हम्म वाले होते हैं वो भी इंसुलिन उनकी मिस हो रही होती है, तो वो हम्म। फिर एकदम वो एक इमरजेंसी की हालत हो जाती है, उसमें चले जाते हैं, फिर अस्पताल जाना पड़ता है, फिर वहाँ ट्रीटमेंट उन्हें मिलती है, और वो बिल्कुल एक बिल्कुल। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज अगर बढ़ती जाए तो इतनी एडवांस हो जाती है कि वो टाइप 1 में एंड पे चली जाती है। टाइप 1 में इस तरह के आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है एंड पे, शुरू में तो आप दूसरी मेडिसिन पे होते हैं, लेकिन एंड पे टाइप 1 डायबिटीज की तरह आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज इतना एडवांस किस तरह हो जाता है, इसको थोड़ा बता। असल में जब टाइप 2 डायबिटीज हमें डायग्नोज हो जाता है, और फिर हम पहले तो कोशिश करते हैं डाइट से उसको कंट्रोल करने की, नहीं होता तो फिर हम दवाइयों पे आ जाते हैं। सब जैसे जैसे हम दवाइयाँ लेते चले जाते हैं, जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं, तो हमारे जो कुछ कुछ थोड़ी बहुत जो इंसुलिन पेनक्रियास बना रहा होता है, तो वो भी कम कम हद तक बनाना शुरू कर देता है। और क्योंकि उसके बीटा सेल्स जो है ना, वो आहिस्ता 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 हर साल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और हर साल वो उसको उसमें चले जाते हैं कि वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं। हम्म। तो जब वो काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो फिर हम दवाइयों से शिफ्ट होते हैं टाइप 1 डायबिटीज पे, क्योंकि बिल्कुल ही पेनक्रियास ने इंसुलिन बिल्कुल ही बनाना छोड़ दी, और बीटा सेल्स क्योंकि बिल्कुल ही पुअर हो गए हैं, और वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर हम इंजेक्शन पे आते हैं, फिर वो ब्लड एकदम से ब्लड से हम देते हैं अपने जिस्म को इंसुलिन, ताकि, और वो फिर उसको बहुत पाबंदी से हमें देखना होता है, क्योंकि अब जिस्म तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पेनक्रियास तो बिल्कुल जो थोड़ा सा पीछे काम कर रहा था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर हम अपने डॉक्टर से रुजू करते हुए, जो भी जितनी भी हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, या जितना भी हम डाइटरी इनटेक है हमारा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली डोज बढ़ जाएगी। और जितना हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो उतनी हमें जो इंजेक्शन है उसकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी। हम्म। मतलब उसकी जो सीसी है वो कम हमें लेवल पे लेना पड़ेगा। तो अगर हम डाइटरी हैबिट्स भी सही रखें और एक्टिविटी भी रखें, फिजिकल एक्टिविटी भी, तो जो हम हमारा काम इंसुलिन ने करना है वो हमारा वॉक या फिजिकल एक्टिविटी भी करेगी। सो इस तरह टाइप 2 जो है टाइप 1 डायबिटीज पे शिफ्ट हो जाता है। तो जब टाइप 1 डायबिटीज पे शिफ्ट होता है, तो वो एक एक बहुत ही आपको अपनी जिस्म की एक, समझे, एक बच्चे की तरह हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हाइपोग्लिसीमिया हाइपरग्लिसीमिया की भी कंडीशंस बहुत जल्दी आती हैं। और उसमें ऑर्गन्स बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फर्ज करें एक बिल्कुल हेल्दी एक बंदा है, तो जितनी वो एज जीता है, तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं उससे 20 साल कम जिएंगे। तो इतनी इसका नुकसान होता है हमारे जिस्म पर टाइप 1 डायबिटीज का। हम्म। सो ये बहुत ही अलमिया है हमारे माशरे का, अब तो बहुत ही ज़्यादा हर हर पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे बड़ी ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, जो कि हम जंक फूड खाते हैं, पका पकाया खाना हमारे घरों में आ जाता है, हम दिक्कत समझते हैं हम उठ के बनाने में या कुछ एक्टिविटी करके कुछ करने में। और हमारा लाइफस्टाइल, जो कि हम घर से उठते हैं गैराज में 2 कदम पे, और गाड़ी में बैठते हैं और दफ्तर उठते हैं, और फिर एकदम से लिफ्ट में चढ़ते हैं, और फिर हम ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सो ये हमें चीज़ें हमें बिल्कुल चेंज करनी पड़ेंगी, ताकि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर आएँ। साइकिलिंग करें, रनिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, स्विमिंग करें, इस तरह की चीज़ें करें, ताकि हम टाइप 2, कम से कम टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया तो उसी पर रहें, टाइप 1 पर जाने के बजाय। तो ये तो चीज़ें हैं। एक तो ये जो आप कह रही हैं कि हमारी लाइफ में फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से और हमारी लाइफ आसान हो गई है, गाड़ियां हैं, लिफ्ट्स हैं, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, तो लेकिन जो स्ट्रेस भी हमारी लाइफ में बहुत बढ़ गया है। सुबह जब उठते हैं तो स्ट्रेस वहीं से शुरू हो जाता है कि अच्छा आज के दिन में ये करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल छोड़ना है, फिर काम पर भागना है, काम पर लेट नहीं हो सकते, टाइम पर पहुंचना है, डेडलाइंस हैं, ईमेल्स के जवाब हम्म देने हैं,
जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। फिर आपने शाम को घर आना है, शाम को घर आकर फिर घर में मजीद आपकी ड्यूटी है, खासतौर पर जो वर्किंग वुमेन है, जो कि माएँ भी हैं, वो बाहर भी काम बिल्कुल। करती हैं और घर में भी उनके आके एक नई जो सेकंड जॉब है उनकी शुरू हो जाती है। तो वो भी आपने करना है जब तक सही। आप रात को बेड पर नहीं जाते सोते हुए। शायद सोते हुए भी, सोने से पहले भी हम स्ट्रेस में ही सोते हैं कि अच्छा सुबह अब हमने क्या हम्म। क्या करना है, या आज जो हमारे काम थे जो रह गए हैं वो क्यों रह बिल्कुल। गए हैं। तो ये जो कंटिन्यूस एक स्ट्रेस के साइकिल में हम सुबह से उठकर शाम तक रहते हैं, और हमारा जो फ्लाइट और फाइट का जो सिस्टम है वो हमारा मुसलसल रहता है, हम काम डाउन होते ही नहीं बीच में। तो इसको बताएं कि ये भी क्या एक वजह है डायबिटीज की, और अगर वजह है तो किस तरह से इसका रिलेशन है डायबिटीज के साथ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है हमारी स्ट्रेस से भरी पड़ी है। क्योंकि भाग दौड़ में हम लगे हैं, मुकाबले की भाग दौड़ में, कि अच्छा उसके पास इस तरह है, तो अगर उसके पास अच्छी नौकरी है तो हम भी हासिल करें अच्छी नौकरी। हाँ, पॉजिटिव वे में तो भाग दौड़ अच्छी है। अगर हम एजुकेशन अच्छी हासिल कर रहे हैं, अगर उसने अच्छी किया तो हम भी करें, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि मुकाबले की जो भाग दौड़ है, तो वो आपको नेगेटिव वे में सिक्रीट करेगी। आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड से रिलेटेड सिस्टम है, जो नेगेटिव वे में सिक्रीट होगा, जिसमें हमारा किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, जो कि कोर्टिसोल हमारा रिलीज करेगा। फाइट एंड फ्लाइट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट रहता है, और वो हर वक्त रहता है। हम हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं, कि हम तैयारी में रहते हैं कि अच्छा अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सो सुकून में नहीं है कि अच्छा अब आराम से बैठ गए हैं, अच्छा ये हो गया, मुकम्मल हो गया काम। लेकिन अभी एक मुकम्मल हुआ नहीं होता काम, और दूसरे का माइंड में एकदम से तनाव चल रहा होता है। असल में ये, अगर हम छोटी सी एक मैं बात ऐड करूंगी, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। कि जैसे जानवरों में भी फाइट एंड फ्लाइट है। जैसे आपने देखा होगा कि शेरों का एक पूरा ग्रुप है, और वो सामने जेब्रास का पूरा एक ग्रुप है। तो वो धाक लगा के उस उनमें फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम एक्टिव होगा, कि हमने उनमें जेब्रास में उनको शेरों को देख के कि हम भागें इनसे बचने के लिए। जब वो उनके ऊपर हमला करेंगे तो वो वहां से भागेंगे। फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम उनका एक्टिव हो गया। अब जब वो थक जाते हैं शेर भागते भागते, तो वो बैठ जाएंगे। तो थोड़े आगे जाके आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स पे भी, कि थोड़ी दूर जाके जेब्रास भी सुकून में हो जाएंगे और दोबारा से घास चरना शुरू कर देंगे। तो उनमें, जानवरों में और इंसानों में ये फर्क है कि उनमें फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम एक्टिव तो होता है, लेकिन एकदम से वो काम भी हो जाता है। हम्म। उनमें ये नहीं होता कि वो पकड़ के रखें। हम एक बात को, एक स्ट्रेस को पकड़ के रखते हैं। हमने उनको एकदम से, हम उसको, एक आ गया स्ट्रेस, तो हम उसको इधर से करके तो निकाल दें उसको, उसको एक क्रैश कर दें, उसको डस्टबिन में डाल दें। वो नहीं हम करते। वो हम पकड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, और वो एक बोझ सा बन जाता है। और वो उससे हमारा जो कोर्टिसोल है, जब वो रिलीज होता है तो शुगर एकदम से हमारा स्पाइक करती है, और इंसुलिन भी एकदम से निकलती है, और वो फिर एकदम से हमारा फाइट एंड फ्लाइट। तो उस वजह से भी हम डायबिटीज की तरफ जाते हैं। हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, हमारा वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, और हम हर वक्त जो है, हाँ, इसीलिए वो जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम की जो और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है और अल्सर्स हैं, उस उसमें भी चले जाते हैं, नासूर होना शुरू हो जाते हैं स्टमक में, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, उधर ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। कोशिश करें कि, मैं ये नहीं कह रही कि जानवर की तरह हो जाए मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, और इस फाइट एंड फ्लाइट के सिस्टम से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, और लाइफ को एक्सेप्ट करें, और अपने आप को ट्रेन करें कि उन एनवायरनमेंट में रहते हुए उन चीज़ों को किस तरह हमने ट्रेंड अच्छे से करते हुए, कोई अच्छे तरीके से हम उसको हल करते चले जाएं। जिस तरह हमारे पास एक रास्ता, एक प्लान होता है, लेकिन हम एक बी प्लान भी अपने माइंड में सोच के रखें कि अगर अच्छा ये चीज़
नहीं हो सकेगी तो हम इस प्लान पे भी काम कर सकते हैं। तो आप फिर उस सिस्टम से, फाइट एंड फ्लाइट के सिस्टम से हटके आपको थोड़ा सा ढारस मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी कि हम रश ना करें, हम एकदम से इसको हाइपर ना हो, बल्कि हम एक ये रास्ता जो कि बेहतरीन रास्ता है, भले 3 स्टेप आगे जाके दोबारा से आप उस तरफ आ जाएं, तो आपको वो अगर स्टेप हासिल करना ही है तो, लेकिन आपको अगर 3 स्टेप पीछे भी आ जाएंगे तो आखिरकार वो मंजिल आप पा ही लेंगे जहाँ पे आपने पहुँचना है। शायद मैं आपको समझा सकी हूँ बात। तो कोशिश करें कि उस सिस्टम को जो कि एकदम से आपका फाइट एंड फ्लाइट का है, जो कि रश करता है, आपने देखा होगा कि हर वक्त हमारी आंखें फटी रहती हैं, हमारा चेहरा सुर्ख रहता है। कुछ लोगों के तो हर हाथों में थोड़ी सी लर्जिश भी रहती है, क्योंकि उनका उनका जो है उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, ट्रेंड नहीं कर रहे अपने आप को। हालांकि उनको समझ आ रही होती है कि ये सब कुछ जो इस तरह हो रहा है ये मेरे लिए गलत है। सो अगर आप फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत बहुत एक गलत तरीके से हम अपने जिस्म को लेके जा रहे होते हैं, जो कैंसर का, शुगर का, हाई बीपी का, इस तरह करके और सारी बीमारी है, स्टमक में अल्सर है, इस तरह करके चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, जिसका कोई भी तदारुक नहीं कर सकता। वो तदारुक आप पहले ही उसकी तैयारी करेंगे कि आप किस तरह उसको ठीक रख सकते हैं, क्योंकि जिस्म आपका है, लाइफ आपकी है, आपका माइंड है, आपकी आपकी रूह है। किस तरह उसको लेके चलना है यह आपके हाथ में है, और बहुत आसान है। अगर आप आसानी की तरफ आ जाए तो बहुत सहल है रास्ता इसको गुजारने का, जिंदगी को। थैंक यू आपके टाइम के लिए। उम्मीद है कि जैसे जैसे हम ये एपिसोड्स बनाते जाएंगे तो ये चीजें हमारे लिए भी आसान होती जाएंगी, और हम आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो ज़रूर हमें बताएं, और कुछ ना पसंद आया हो तो भी हमें बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं डायबिटीज़ पर, और जो योगा में कुछ एक्सरसाइज हैं, आसन हैं जिनसे पैनक्रियाज एक्टिवेट कर सकते हैं, डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और काफ़ी जगहों पर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर हम उन वीडियोस पे भी काम करना शुरू करेंगे। और भी टॉपिक्स की कोई सजेशंस हो वो हमें दें, जिस तरह ये डायबिटीज़ की एक सजेशन दी थी, डिप्रेशन की दी थी, उस पर हमने वीडियोस बनाई है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ये एपिसोड्स का सिलसिला जारी रख सकें। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस से दूर रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।